वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अलोंग विथ 3 E's: इकोनॉमी, एक्सप्लेन्ड एंड एडिटोरियल सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, सो दैट इट कंप्राइजेज ऑफ द होल पैकेज। कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती फिर जब हम सब कुछ कवर कर लेते हैं, क्योंकि दो ही न्यूज़पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एज फार एज यूपीएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न। तो न्यूज़ की नॉर्मल बैकग्राउंड के साथ साथ हम एडिटोरियल कवर करते हैं एक्सटेंसिवली, और इकोनॉमी सेक्शन जो इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा ज़्यादा आता है, इसलिए उसे भी कवर किया है। और एक्सप्लेन तो खैर इम्पोर्टेंट है ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज है फ्राइडे, December 9, 2022। ये दिल्ली एडिशन है द हिंदू का। कल रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के, उसमें गुजरात में बीजेपी ने जीत हासिल की और हिमाचल में कांग्रेस मेजॉरिटी पे है। और एमसीडी इलेक्शन भी साथ में हुए थे, तो आम आदमी पार्टी ने उसमें जीत हासिल की है। तो सभी खुश है ना। 3 अलग अलग जगह इलेक्शन हुए, 3 अलग अलग जगह पार्टी जीती है। और मैनपुरी में भी एक लोकल उपचुनाव हुए थे। लोकसभा सीट खाली हुई मुलायम सिंह यादव जी की डेथ के बाद, तो उसमें डिम्पल यादव ने जीत हासिल की। अब ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन हमने कवर किया क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी, खासतौर पे इलेक्शन विक्ट्री स्टेट पीएससी एग्जाम्स में। तो डिटेल में नहीं जाएंगे इसने कितनी सीट जीती, बस हल्का ओवरव्यू। बॉर्डर रोड जो हुआ है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो चल रहा है, उसमें महाराष्ट्र के जो सांसद लोग हैं उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कुछ। तो ये देखिए, अब इमोशनल इशू इस देश में बहुत है। स्टेट हुड की जब बात आती है तो जो इमोशंस जागते हैं लोगों के, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे जंगल हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक फेडरल जो रिलेशन है हमारा, फेडरल फैब्रिक है, ठीक है, उसमें इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सारे इश्यूज एमिकेबली रिजॉल्व होने चाहिए, बिल्कुल इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। चाहे मेघालय आसाम हो, चाहे कर्नाटक महाराष्ट्र हो, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड हमने काफ़ी देख लिया है। मराठी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है बेलगावी रीजन की, वो अ, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि वो हमें मिलना चाहिए, और कर्नाटक वाले कहते हैं कि नहीं, हम ये जो चीज़ अलॉट हो गई है हमें, हमारा हिस्सा ही हम नहीं जाने देंगे। तो यही एक इशू, एक आधार भी बनता है सेकंड एआरसी, सेकंड सॉरी एआरसी क्या, सेकंड स्टेट एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिक्वायरमेंट है क्या। एक अलग ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट टू स्टेब्लिश सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, व्हाट इज योर व्यू। तो आप इस तरह से कुछ इशू लिख सकते हैं कि हाँ अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है, हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का अभी अधूरा है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसे भी रिजॉल्व किया जाना चाहिए। फिर आप कह सकते हैं नहीं, इतने सालों तक चला है, आगे भी चलता रहेगा, ज़रूरत है तो आपसे अंडरस्टैंडिंग की, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वीनियंस है उस हिसाब से काफ़ी बेहतर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो 1956 में हमने देखा, ठीक है। और जो हमने एक न्यूज़ देखी थी यूपी में, जो ट्रांस वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जैन कौशिक, मैंने कहा था आप नाम याद कर लें कि कैसे ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आप जब एग्जाम्पल लिखते हैं तो काफ़ी सहूलियत होती है उनमें। वो वहाँ पर उन्होंने जब टीचरशिप ज्वाइन की थी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में,
तो उनसे कहा गया कि आप टीचर रह सकते हैं लेकिन आपकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं होनी चाहिए। तो किसी की आइडेंटिटी आप छुपाने की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये एमपी पुलिस ने कंट्रोवर्शियल बुक के राइटर को अरेस्ट कर लिया पुणे से। फरहाद खान नाम के राइटर हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। वाइको सीक्स सेंटर्स पुश फॉर रिलीज ऑफ तमिलनाडु फिशरमैन हेल्ड इन श्रीलंका। क्या होता है कि जैसे ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ से फिशरमैन जो है इस एरिया में चले जाते हैं, श्रीलंका के ईईजेड जो एरिया है। अब इनका ईईजेड जो बाइलेटरल है वो इतना क्लियरली डिफाइन नहीं होता, आपस की अंडरस्टैंडिंग से ही होता है। यूएन क्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 में ये 300 किलोमीटर का एरिया होता है, ठीक है, 300 नॉटिकल माइल्स का आपके जो बाउंड्री है कोस्टल एरिया है उससे। लेकिन अब इतने पास जो कोस्टल एरियाज होते हैं एक दूसरे के किसी कंट्रीज के, तो वो बायलैटरल इशू से सॉल्व होते हैं। लेकिन श्रीलंका वाले केस में ऐसा है कि तमिलनाडु वाले सोचते हैं कि श्रीलंका इज जस्ट द बैकयार्ड ऑफ देम, ठीक है। इट्स अ हार्श स्टेटमेंट टू से बट इट इज ट्रुथ कि जब वहाँ पर डिसाइडेड है, वहाँ ऐसे केसेस होते रहते हैं, अरेस्ट किया जाता है उन्हें श्रीलंकन नेवी के द्वारा, तो जाना ही क्यों। पर हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे जो नाव है विदाउट एनी अवेयरनेस ऑफ फिशरमैन वो वहाँ भटक जाते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये तमिलनाडु है, नॉर्दर्न रीजन श्रीलंका का तमिल डोमिनेटेड है, ठीक है, ये रीजन तमिल डोमिनेटेड है। और यहाँ पे अगर अरेस्ट होता है तो यहाँ पे भी इशू बन जाता है, और तमिलनाडु में तो है ही तमिल डोमिनेटेड रीजन। तो ये हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको भी प्रभावित करता है ये। इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ लोकल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इस पेज में और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ओसीआई कार्ड कैंसिल हुआ है। एक अशोक स्वैन एकेडमिक है, स्कॉलर है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसका हुआ है, मैं तो बस बता रहा था कि ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होता क्या है। देखिए, तीन तरह की कैटेगरी है, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। एनआरआई तो टेम्परेरीली आप अगर बाहर किसी देश में हैं पढ़ाई लिखाई करने या फिर किसी बिजनेस पर्पज से, 183 डेज का कुछ रहता है कि आप कितनी देर तक अगर देश के बाहर हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं तो आप एनआरआई कैटेगरी में रहते हैं। उससे ज़्यादा दिन के लिए आप अगर वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं या वहीं रुक जाते हैं, ठीक है, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओसीआई कैटेगरी में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैटेगरी में आते हैं। ये लोग वो होते हैं जो इनके दादा परदादा कभी भारतीय थे, ठीक है, इनके रूट्स भारत से जुड़े हुए हैं। पीआईओ 2015 में कैंसिल कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया ओसीआई में। ओसीआई में ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, पीआईओ में भी बेनिफिट होते हैं पर इतने नहीं होते। ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड में आप लाइफ टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा लाइफ टाइम, ठीक है। आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं, और आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बार बार आप आए और पुलिस थाने में अपना नाम दर्ज कराएं। तो ओसीआई के काफ़ी बेनिफिट है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि जो पीआईओ कार्ड होल्डर्स हैं वो जल्द से जल्द ओसीआई कार्ड में अपना कन्वर्जन करा लें। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन प्लीज टू स्ट्राइक डाउन तमिलनाडु लॉ विच प्रोटेक्ट्स जलीकट्टू। अब जैसे मैंने बताया कि 2016 में जलीकट्टू पे बैन लगाया गया था। जलीकट्टू एक स्पोर्ट है बुल टेमिंग का, ठीक है। पोंगल जब फेस्टिवल होता है तो ये स्पोर्ट्स खेला जाता है साथ में। आप देख सकते हैं ये बुल है, इसके आसपास ये लोगों ने
टच करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं और उससे उन्हें पुण्य मिलता है। तो जैसे ही बैन लगा, इन द नेम ऑफ क्रुएल्टी बीइंग imposed on the bull और एनिमल, पेटा जैसी संस्थाओं ने प्रोटेस्ट किया, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया। अब लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई तमिलनाडु में, कल्चरल प्राइड वगैरह हुआ, वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारी पहचान है, ये हमारा कल्चर का हिस्सा है, हमारी प्राइड है, और ये इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 29(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा करके उन्होंने 2 बिल लेकर आए, ये वाला एनिमल प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, रूल 2017, 2 लॉ लेकर आए जिससे ये बैन हट गया और फिर से चलने लगा। लेकिन अब चूंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल इशू हो गया था, स्टेट के सारे लोग लगभग इसके पक्ष में थे जलीकट्टू के, तो गवर्नमेंट ने भी सोचा नहीं कि फिर से इस पर बैन लगाया जाए, और अभी तक चलता रहा। लेकिन किसी पिटिशनर ने कहा कि ये जो 2 लॉ आए हुए हैं इनको स्ट्राइक डाउन किया जाए और फिर से बैन लगाया जाए। तो उसी की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय है उसे रिजर्व कर लिया है, कुछ दिन में उसे सुना देंगे। और ये सेंड नॉमिनी टू वाइस चांसलर पैनल सेज हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट। तो वाइस चांसलर का इशू है, हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है, गवर्नर इसमें इन्वॉल्व है, पर ये डेली न्यूज डेवलपमेंट पे है तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नर और जो सेंटर का आपस में रिलेशन है वो अमिकेबल नहीं है, तो इस पे आप ये एज एन एग्जाम्पल इस चीज़ को दे सकते हैं, वाइस चांसलर का इशू, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, माय फेवरेट पेज। इसमें थाउजेंड्स ऑफ केसेस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट से सेंटर 11,000 नंबर ऑफ मैटर्स पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट फॉर ओवर 10 years। ये अच्छा डेटा है, पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस 5 करोड़ के आसपास पूरी कंट्री में केसेस पेंडिंग है। 11,000 सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हैं जो 10 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। ये लॉ मिनिस्टर का राज्यसभा में बयान है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। 25 हाई कोर्ट्स में 8.77 लाख सिविल और 3.7 लाख क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। टोटल कर दें तो 12 लाख के आसपास तो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, ठीक है, जो मोर देन 10 years के हैं। ये अपने आप में अलग ही डेटा है, ठीक है, तो आप जरूर इसे नोट कर लें। काउंसिलर्स विथ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब एमसीडी के जो काउंसिलर हैं उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें, जब स्टेट में ही इतने सारे मिल जाते हैं। स्टेट इलेक्शन में एमपीज के डेटा है ना, एडीआर की रिपोर्ट में जो आता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये यहाँ भी इन्होंने ही किया है। अभी आएगा डेटा, कल परसों तक हमें गुजरात हिमाचल का भी मिल जाएगा। नेशनल हाईवे कंप्लीटेड टिल नवंबर, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 100 ऑफ सिविलियन किल्ड, नो। डिम्पल यादव, नो। सस्टेन ग्रोथ इन रेमिटेंसेस, ये हम कवर करेंगे। ये रेमिटेंसेस ग्रोथ जो इंडिया की हो रही है वो बहुत ही अच्छी है, इस न्यूज़ में कहा गया, ठीक है। ये 100 बिलियन मार्क क्रॉस करने वाली 2022 में। इसने कहा ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स, इंडिया रिसीव्ड 89.4 बिलियन इन 2021 और सेट टू टच 100 बिलियन मार्क दिस ईयर। रेमिटेंस होता क्या है, जो भी आपका कोई घर का कोई सदस्य बाहर जाता है, फैमिली मेंबर काम करने के लिए, वहां से पैसे भेजता है डॉलर्स में या मतलब किसी दूसरी करेंसी में, और आपको माला माल कर देता है, तो वो रेमिटेंस कहलाता है। इस हिसाब से गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसमें 6 कंट्रीज हैं, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये टॉप पे रही, उसके बाद यूएस, यूके, ठीक है। और ट्रेंड क्या रहा, जनरल ट्रेंड ये रहा कि हम इंडिया 100 बिलियन टॉप पर है, मैक्सिको उसके बाद, चाइना तीसरे नंबर पर, ठीक है। रीजन क्या है, हाई स्किल्ड जॉब्स
जो हाई इनकम कंट्रीज़ में जैसे यूएस, यूके, ईस्ट एशिया, वहाँ पे हमारी तादाद बढ़ती जा रही है। और लो स्किल जॉब्स जो यूएई में है, वहाँ से भी हमें रेमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा में मिलते हैं। बस ये डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आईआर में ये काम आएगा कि हमारा जो ग्लोबल रीच है वो कितना ज़्यादा है, यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, और ये भी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है इसे भी बढ़ाता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है व्हाट विल इंडिया ऑफर ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20। अब G20 जब से हमें मिली है, एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स वी हैव कवर्ड, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस पे आर्टिकल लिखा था जो सारे न्यूज़पेपर में छपा था, हमने उसे भी देखा और इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि 1999 में इस्टेब्लिश हुआ G20 फोरम, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर, ठीक है, 7 कंट्रीज वॉशिंगटन डीसी में मिले, तो यहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन एक्चुअली 2008 से हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग उसमें हिस्सा लेने लगे, तब से G20 की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। G20 ट्रायो का होता है जिसमें जो पिछली G20 की जो चेयरमैन है कंट्री वो, प्रेजेंट वो और फ्यूचर वाली वो। पहले थी इंडोनेशिया, इस साल जैसे रही इंडोनेशिया, अब नेक्स्ट इंडिया होने वाली है, और फिर ब्राज़ील। तो ये तीनों मिलकर ट्रायोका बनाते हैं और इनका कोई परमानेंट ऐसे सेक्रेटेरिएट है नहीं, और यही मैनेज करते हैं पूरे अफेयर्स को। जो भी एजेंडा है वो प्रेसिडेंट तय करता है और अपने हिसाब से चीज़ें करता है। इसमें जो डिसीजंस होते हैं G20 के वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं। अगर किसी एक कंट्री को अच्छा नहीं लगा तो वो फिर बैक बर्नर में चला जाता है, वो फिर उसको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब मोदी जी, मैंने जैसे बताया अपने आर्टिकल में कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, 1 प्लैनेट 1 अर्थ, ठीक है, 1 लाइफ, ये जो कॉन्सेप्ट है, 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब चीज़ें इंडिया का सॉफ्ट पावर, इंडिया का जो रिजॉल्व है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उसको शोकेस करना, ठीक है, पीस, सद्भाव, प्रेम, इसके बारे में दुनिया को अवगत कराना और अलग डायरेक्शन में देश को ले जाना, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर का समाधान हो, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहां पे डेमोक्रेसी फले फूले, ऐसी चीज़ें हमें करनी है। यही इस आर्टिकल में है और ज़्यादा कुछ खास नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बहस देखी गई, फ्रंट पेज में आर्टिकल छपते थे, एडिटोरियल आए। हमने देखा कि मेन इशू यहाँ पे एनजैक को लेकर है कि इसको रीइंट्रोड्यूस कराना है क्या। एनजैक क्या है? नेशनल जुडिशियरी अकाउंटेबिलिटी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो वाइस प्रेसिडेंट तक ने कह दिया कि जब एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था 2015 में, तब वापस चुप क्यों हो गई थी पार्लियामेंट? ठीक है, डेमोक्रेटिकली अपॉइंटेड लोग हैं पार्लियामेंट में, और ये तौहीन है एक हिसाब से। जुडिशरी ने यूनिलैटरली ये स्टेप उठाया, तो पार्लियामेंट में एक्शन क्यों नहीं लिया? कल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा कहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉलेजियम सिस्टम है दैट इज इन क्वेश्चन। ये कॉलेजियम सिस्टम CGI+4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मिलकर बनता है, और यही अपॉइंटमेंट रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस पर अपना सहमति देती है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि गवर्नमेंट उनके दिए हुए रिकमेंडेशन पे मतलब एग्री नहीं होती थी और पॉकेट वीटो एक तरीके से अपना लेती थी, तो उससे अपॉइंटमेंट प्रक्रिया रुक जाती थी। ठीक है, तो इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक स्टेटमेंट नया दिया है कि कॉलेजियल सिस्टम इज द लॉ अंटिल सेंट्रल ब्रिंग्स न्यू लेजिस्लेशन। इससे देखिए दो बातें क्लियर है, जब तक कि नया लॉ नहीं आ जाता, एनजैक भी एक नया लॉ ही था जिसे खारिज कर दिया गया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इशारों में कह रहा है, देखिए कि एनजैक जैसा आप दूसरा कुछ ला सकते हैं, हम ओपन हैं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा अब आपने कोशिश कर ली दोबारा मत करना।
तो एनजेक जैसा कोई लॉ, न्यू लेजिस्लेशन ला सकते हैं जिसमें हम एग्री करें, तब तक कॉलेजियल सिस्टम इज द लॉ, आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट्स अ लॉ ऑफ लैंड हो चुका है और ये फाइनल वर्ड है, ठीक है। जिसमें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी कहा गया 2016 में जो आया, ठीक है। सीजीआई ने बताया कि ये प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट की, तो ये एमओपी उसे कहा गया है। इट्स अ राइट्रेशन ऑफ दैट सेम थिंग, कॉलेजियन सिस्टम को ही जस्टिफाई किया गया था। तो कहने का मतलब मेरा कि कॉलेजियन सिस्टम हमने कल एक्सटेंसिवली कवर किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया कि ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई नया लॉ नहीं आता। तो ये अच्छी बात है कि नया लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ओपन है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ इस पेज में, प्रोसेस टू अपॉइंट एडहॉक जजेस मस्ट बी लेस कम्बरसम, सुप्रीम कोर्ट। इस पेज में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो उसमें से पहले यही है कि एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो आर्टिकल 224A सीजीआई द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद। कब? जब कोरम, जो सुप्रीम कोर्ट में देखा कि बहुत कम जजेस बचे हुए हैं और पेंडेंसी ऑफ केसेस ज़्यादा है, तो सीजीआई वकीलों से कह सकता है कि आप एडहॉक तौर पे, मतलब टेम्परेरी तौर पे जज बन जाएं, और उनकी जो सैलरी वगैरह है जो भी है प्रेसिडेंट तय करता है। और इसमें एक और टर्म है, रिटायर्ड जज। अभी एमपीपीएससी में प्री में एक क्वेश्चन आया था कि रिटायर्ड जज और एडहॉक जज, ठीक है, और वर्ड यूज किया था एक शायद टेम्परेरी वर्ड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल वर्ड मेंशन है उस पर ध्यान दें। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है कि टेम्परेरी जज जैसा कोई वर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो स्पेसिफिकली आर्टिकल में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट से लेके सुप्रीम कोर्ट के जो सैलरी वगैरह डिसाइड करने वाले जो आर्टिकल हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को जो आर्टिकल बताते हैं, सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के याद होने चाहिए, ठीक है। उसी सिलसिले में ये रिटायर्ड एडहॉक जज की बात हो रही है कि जब भी कोरम कम होता है तो चीफ जस्टिस हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट एडहॉक जजेस विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट्स। तो यही अपॉइंटमेंट को लेकर है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। केसेस लिंगर फॉर ओवर 10 ईयर्स, हमने अभी डेटा में देखा। तो एडहॉक जजेस कहीं ना कहीं रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं और इस पे हमें जल्दी एक्शन लेना चाहिए, ये कौल साहब का कहना है, ठीक है। जस्टिस संजय किशन कौल, सुप्रीम कोर्ट जज। अगली न्यूज़ है, राज्यसभा मेंबर सीक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ साइबर अटैक ऑन एम्स। एम्स में साइबर अटैक, रैंसम अटैक हुआ, हमने भी डिस्कस किया उसे परसों। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर आपको सर्विस डिनाई कर दी जाती है, लॉक कर दिया जाता है आपका सिस्टम, और आपसे एक्सेस करने के लिए के एवज में आपसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं, कोई फेवर मांगा जाता है, उसे रैंसमवेयर कहते हैं। और ये एम्स में हुआ, तो राज्यसभा में उसके लिए बहस चाहते हैं लोग, जो कि अच्छी बात है, इस तरह की बहस हो तो जनता को भी पता चले, अवेयरनेस फैले। अगला है कि राज्यसभा क्लियर्स वाइल्ड लाइफ बिल दैट प्रोमिसेस बेटर प्रोटेक्शन। तो जैसा हमें पता है कि हमारे पास एक लॉ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। उसमें कुछ 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 6 शेड्यूल्स हैं उसमें, सारे शेड्यूल पता होने चाहिए। 1 से 2 मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल 1, 2, 3, 4, ये शेड्यूल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए है। ये भी इनमें भी थोड़ा कम प्रोटेक्शन है, इसमें थोड़ा और कम प्रोटेक्शन है। और नॉर्मल जंगली जानवरों के लिए शेड्यूल 4 है। लेकिन शेड्यूल 5 एंड 6
आर इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। ये वर्मिन डिक्लेयर हो जाता है जब एनिमल, जैसे कोई फसल खराब कर रहे हैं, कोई जंगली सुअर वगैरह या फिर आ, बंदर, उत्तराखंड में जैसे अभी देखने को मिला था कुछ साल पहले, तो उन्हें वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है स्टेट अथॉरिटीज द्वारा। तो हम और आप उन्हें, इन जिनको डिक्लेयर कर दिया गया, जिन एनिमल्स को, तो हम और आप उन्हें मार सकते हैं, उन्हें क्यूलिंग कहते हैं। क्यूल करके आप अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमने इतने इतने जानवर मार दिए, तो आपका कुछ भी गैर कानूनी नहीं होता यहाँ पर। लेकिन अगर आपने इनको टच किया तो यू विल गो बिहाइंड द बार्स। और 6 शेड्यूल ये है कि जो प्लांट स्पेशीज हैं उसमें आप किसी भी तरीके से उन्हें नॉर्मली नहीं उगा सकते, ना पोजेशन कर सकते, ठीक है, ये इलीगल माना जाएगा। तो प्लांट्स के लिए शेड्यूल कौन सा है? सबसे लास्ट वाला, ये याद रखिएगा। वर्मिन किससे डिक्लेयर होते हैं? शेड्यूल 5 से। तो इसमें शेड्यूल को फिर से दुरुस्त करने की बात कही गई है कि सारे शेड्यूल को रैशनलाइज किया जाएगा, प्रोटेक्टेड एरियाज को और दुरुस्त किया जाएगा, ग्रेजिंग एक्टिविटीज ऑफ लाइव स्टॉक वो अलाउ की जाएगी, बोनाफाइड यानी कि जो सही यूज है ड्रिंकिंग वाटर, हाउस होल्ड वाटर का लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, उसको भी अलाउ करने की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोटेक्शन हम जो करते हैं जंगली जानवरों का, वो बिना कम्युनिटी की मदद की नहीं हो सकता, ठीक है। उन्हें आइसोलेट करके, एलियनेट करके वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अगला है पोल बॉन्ड्स वर्थ 676 करोड़ सोल्ड इन अ वीक नवंबर। तो कितना बिका, क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पोल बॉन्ड होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमने भी देखा, ठीक है। नवंबर के लास्ट वीक के जो कवरेज है हमारा, आप प्रीवियस डे पे जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा बता दूं कि एसबीआई अथॉरिटी है इस देश में। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, एसबीआई को ये पावर दिए गए कि वो इन कैश और इशू दोनों कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो किसी को किसी पार्टी को पैसा देने के लिए मददगार होता है। अगर आपको किसी पार्टी को पैसा देना है तो बॉन्ड खरीद लें और बैंक को जाके जमा कर दे, बैंक उस पार्टी को पैसा पहुंचा देगा, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जस्ट लाइक अदर बॉन्ड। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या खासियत है, ये 1000 के डिनोमिनेशन से 1 करोड़ तक जा सकते हैं, और ये 0 0 बढ़ता रहता है, ठीक। 1000 से 10K, 1 लाख, फिर 1 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख, फिर 1 करोड़, ऐसे बढ़ता रहता है और कोई लिमिट नहीं है, लिमिट कुछ भी नहीं है। आप कितना ही पैसा दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा, लेकिन मिनिमम 1000 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसबीआई संस्था है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे साल अवेलेबल नहीं होता, कुछ महीने अवेलेबल होता है, पर स्पेशल ओकेजन में अलाउ किया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में हुआ, गुजरात पोल में हुआ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरे पूरे महीने होता है, उसमें भी 15 दिन 20 दिन इस हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन 15 दिन का लॉ है, 2017 में आया था ये। इसमें कुछ एलिगेशन है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि जो पैसा जमा कर रहा है जिस पार्टी को, उसका नाम तो आप नहीं बताते, लेकिन एसबीआई चूंकि गवर्नमेंट संस्था है तो गवर्नमेंट को पता होता है कि कौन पैसा दे रहा है। तो गवर्नमेंट, नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट कैन मेक दैट पर्सन इन ट्रबल, ठीक है, उनको परेशान कर सकती है उनका नाम पता होने के बाद। और ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ये भी तो एक करप्शन ही है एक तरीके से, ठीक है, इनडायरेक्ट करप्शन हुआ ना। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, हमें पता होना चाहिए कौन किसको पैसा दे रहा है। तो ये, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देयर आर लॉट ऑफ पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अगेंस्ट दिस, और देखते हैं कुछ दिनों में ये भी बड़ी न्यूज बन के निकलेगा। फील्ड ट्रायल्स ऑफ जीएम मस्टर्ड DMH11 शोड हाई यील्ड। अभी इस पे भी एक डिबेट है। जीएम मस्टर्ड DMH11 जो हरी झंडी मिली सरकार की तरफ से, काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रायल इसका हुआ, और फाइनली हम BT कॉटन की तरह इसको भी उगाने जा रहे हैं, और ये सही दिशा में कदम है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में कहा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ साइंस ने कहा है, कौन है मिनिस्टर ऑफ साइंस इस समय? जितेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि
फील्ड ट्रायल जो जीएम मस्टर्ड के हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा यील्ड मिली है। इसके पक्ष में 3 आर्गुमेंट दिए गए थे कल। पहला ये था कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जीएम मस्टर्ड, वो ऑलरेडी उन कंट्रीज में जीएम मस्टर्ड उग रहा है और वहाँ से हम ला रहे हैं, तो उस कंट्रीज से हम ला सकते हैं लेकिन खुद नहीं उगा सकते, ये सही बात नहीं है। दूसरा कि हमको रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो है प्रोडक्शन पे काम करना है। इट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट्स अबाउट फूड सिक्योरिटी, इट्स अबाउट फूड सिक्योरिटी और रिसर्च बेस्ड एटमॉस्फेयर हमें बनाना है इस कंट्री में। अभी ये DMH11 बना है, अब हम बैन लगा देंगे, इस पर कुछ काम ही नहीं करेंगे, तो आगे जो वैरायटी जो और इम्प्रूव हो सकती है वो नहीं हो पाएगी। और तीसरा आर्गुमेंट दिया गया था कि जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, इट्स अपेक्स बॉडी टू क्लियर एवरीथिंग रिलेटेड टू GM इन इंडिया। GEAC हो गई, ICAR हो गई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICMR हो गई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, खासकर ICMR ने जब आपको कोविड वगैरह हुआ तब उनकी रिसर्च ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगी, भरोसेमंद लगी। अब यही ICMR जब इसको सपोर्ट कर रही है GM मस्टर्ड को, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ह्यू एंड क्राई, लॉट ऑफ पिटिशंस आर बीइंग फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, इसको बैन लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसा क्यों? तो आपको कुछ मैंने आर्गुमेंट दे दिए हैं, यू कैन राइट दिस इन एग्जाम ऑल्सो। बिल टू अमेंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में कुछ राज्यसभा और लोकसभा मिला के कुछ 25 बिल्स हैं जो पेंडिंग हैं, उन पे बहस होनी है। और देखा जाए तो राज्यसभा के पास, लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास केवल 50 घंटे हैं। तो हमने ये डेटा देखा था परसों, तो ये बता रहे हैं कि देयर इज अ बिल टू अमेंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। चलिए देखते हैं। बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया RK सिंह द्वारा, जो रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है। ठीक है, बिल का नाम आप जरूर देखें, सारे बिल का नाम पता होना चाहिए, खास तौर पे आगे क्या लिखा है, अमेंडमेंट लिखा है, 2019 लिखा है, 20 लिखा है, 21, तो ये आ जाता है एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में, राम श्याम घनश्याम टाइप के जो ऑप्शन आते हैं ना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारे बिल के नाम एग्जैक्टली पढ़ लें, एक दो बार अच्छे से देख लें। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है 42% है टोटल एनर्जी जनरेशन का इस कंट्री में राइट नाउ। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट डेटा है। उन्होंने कहा ये बिल क्यों लाया गया? बिल इसलिए लाया गया कि हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए हाइड्रोजन का यूज़ करने वाले हैं जो नेचुरल गैस से निकलेगा। ठीक है, कार्बन एमिशन खत्म करना है हमें, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करना है हमें, नेचुरल गैस को रिप्लेस करना है। नेचुरल गैस चलिए ठीक है, लेकिन है तो गैसोलाइन, है ना, उसे भी रिप्लेस करना है। इसलिए ये सब बिल की रिक्वायरमेंट हुई, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ठीक है, उन्होंने कहा कि बिल के प्रोविजन क्या है। अब बिल के प्रोविजन हम देखेंगे जब एडिटोरियल में अच्छा आएगा, तो प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ देखेंगे इस बिल के बारे में, सारे जो इसके सेक्शंस हैं, क्लॉजेज हैं, वी विल सी एवरीथिंग, गो थ्रू इट। अब ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग कोड लाया जाएगा, बिल्डिंग कोड की इस तरीके से मापदंड तय होंगे जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देंगे। ओके, ये अच्छी बात है। एनर्जी सर्टिफिकेट, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एजेंसी क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट देंगे, हम आप अगर कार्बन क्रेडिट कैसे मिलेगा, हम कुछ कार्बन एमिशन करते हैं, रोकते हैं किसी इंडस्ट्री में या अपने कुछ भी वेंचर में, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मे बी वो इंसेंटिवाइज करेगा आपको फर्दर रिड्यूस दी गैस एमिशन। तो ये अच्छी पहल है, देखेंगे इसके बारे में डिटेल में लेटर। वर्ल्ड अफेयर्स में शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया, $30 बिलियन की डील साइन की, नई शुरुआत है चाइना के लिए, और कुछ नया देखने को मिला बहुत दिन में वर्ल्ड के लिए, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं था। पेरू गेट्स न्यू प्रेसिडेंट आफ्टर प्रेडिसेसर्स अरेस्ट।
पेरू में प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया, अब नया प्रेसिडेंट मिल गया है, डीना बोलुआर्ते, कंट्रीज फर्स्ट वुमेन लीडर, ठीक है, अपील्स टू अपोजिशन फॉर अ ट्रुस। तो कोई भी वुमेन लीडर अब फर्स्ट भी लग गया है, तो ये हर स्टेट पीएससी और इवन यूपीएससी के हिसाब से क्या पता कौन सा क्वेश्चन हर साल नया नया ट्राई करते हैं यूपीएससी में प्रीलिम में, तो ये भी आ सकता है वुमेन लीडर, तो आप इसको डबल स्टार मार्क कर लें। दीना दीना बोलुआर्टे पेरू की नई प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। पेड्रो कैस्टिलो को अरेस्ट किया गया था, उन्हें रिप्लेस किया इन्होंने। श्रीलंका टू रिज्यूम नेगोशिएशंस ऑन स्टॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। श्रीलंका की हालत तो देखिए आपको खराब है ही, वहां पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के लिए बोथ कंट्रीज इंडिया एंड चाइना अवॉइंग ईच अदर, ठीक। तो एफटीए तो हमारा है श्रीलंका के साथ, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है जो हम श्रीलंका से चाहते हैं, ठीक है, वो है इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ईटीसीए। तरह तरह के एग्रीमेंट हैं जो हम दूसरी दूसरी कंट्रीज से चाहते हैं, जैसे यूरोप के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो दूसरा रूप है उसका नाम अलग है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग है, श्रीलंका के साथ अलग है। आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो इंडिया ने डिनाई कर दिया था 12 कंट्रीज का, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो अलग अलग नाम है आपको देखने होंगे। कभी भी ऐसी कुछ न्यूज़ में आती है तो ईटीसीए इज़ फॉर श्रीलंका। ईटीसीए का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये कुछ नहीं है, ये आपस में समझौता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ट्रेड होगा और आगे चलेंगे। ईटीसीए इटसेल्फ फॉलोड डिकेड लॉन्ग बट फ्यूटाइल नेगोशिएशन ऑन येट अनदर पैक्ट। एक और पैक्ट, जैसे मैंने बताया कि तरह तरह की पैक्ट होती हैं, उसमें से एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CAPA, तो उसी का ही ये दूसरा रूप है, ठीक है, एक्सटेंडेड रूप है। नेक्स्ट है यूएस कांग्रेस क्लियर्स बिल टू प्रोटेक्ट सेम सेक्स यूनियंस। अब देखिए केवल इंडिया बस में नहीं है, अभी भी यूएस कितना आगे मॉडर्न थिंकिंग वाला राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पे भी अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इस पूरे कंट्री में कहीं भी सब जगह छूट है, कोई भी शादी करके कैसे भी रह सकता है, ठीक। वहाँ भी दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं। तो वहाँ एक बिल क्लियर होने वाला है जो सेम सेक्स यूनियन को प्रोटेक्ट करेगा, डीक्रिमिनलाइज नहीं करेगा। न्यू लेजिस्लेशन नोन एज रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट डज नॉट रिक्वायर स्टेट्स टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज बट डज रिक्वायर देम टू रिकग्नाइज अ मैरिज। देखिए दो तरह की वहाँ पे यूनियन होता है, एक सिविल यूनियन और एक कंप्लीट मैरिज। लेकिन अभी भी जैसे इस बिल में ये कहीं नहीं लिखा है कि जो स्टेट्स हैं, 51 स्टेट्स हैं, वहाँ इनको कोई बाध्यता नहीं है कि ये सेम सेक्स मैरिज को ये रिकग्नाइज करें। दे शुड नॉट डू इट, तो दे शुड डू इट बट दे आर नॉट फोर्स टू डू इट, इस बिल में कहा गया है। वो उनकी स्वेच्छा है, कर सकते हैं, इतनी इंडिपेंडेंस है वहाँ के फेडरल सिस्टम में। लेकिन हाँ, उनको जो राइट्स हैं, लीगल राइट्स, वो सारे मिलेंगे, उनको रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा। ये बिल आ रहा है यूएस में। ईरान हैंग्स 23-year-old मैन ओवर अमीनी प्रोटेस्ट। माशा अमीनी की जो डेथ हुई पुलिस कस्टडी में, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, 350 से ज़्यादा महिलाएं, ये 450 से ज़्यादा लोग मारे गए, 63 तो चिल्ड्रन ही हैं ईरान ह्यूमन राइट्स बॉडी के हिसाब से। तो ये प्रोटेस्ट काफ़ी ह्यूज अभी भी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। और उसी सिलसिले में एक 23 साल के लड़के को फांसी पे लटका दिया गया। तो ये एक तरीके से क्रूएलिटी है, नो डाउट, डिक्टेटोरियल रिजीम है, और ये काफ़ी आगे तक जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब ये न्यूज़ है, बिजनेस न्यूज़ है, ठीक है। उसकी पहली खबर ये है कि नीड टू अर्जेंटली फिक्स बेसिक्स ऑफ वाटर एजुकेशन एंड हेल्थ, BCG सिन्हा। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया के चीफ जो सिन्हा साहब हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी तब तक नहीं बन सकता जब तक इंडिया के लोगों में इस तरह की अवेयरनेस ना हो कि पानी कैसे बचाना है। हेल्थ एजुकेशन की अवेयरनेस अगर नहीं हुई तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है।
फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट लोगों से होती है। अब इंडिया की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, द फोर्स टू रेकन विद जब हम बात करते हैं तब होगी जब यहाँ के लोग भी अवेयर होंगे उस हिसाब से सिविलाइज्ड होंगे। और वाटर तो देखिए बहुत बड़ा इशू है। देखिए हाउ थिंग्स आर को रिलेटेड। वाटर, जब नॉर्मली वाटर एजुकेशन, वाटर प्राइसिंग की बात करते हैं तो ड्रॉट का इशू होता है, ठीक है, कैसे वाटर टेबल डिक्लाइन हो रही है उसका इशू होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन उसका इशू होता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ग्लोबल इकोनॉमी बनने के लिए भी ये जरूरी है, उसका क्या आपस में लिंक है? तो वहां ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से भी आप लिंक कर सकते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा आंसर राइटिंग में। नो मनी विथ बैंक्स टू बिल्ड यूपीआई लाइक प्रोडक्ट, ये न्यूज है। अब आपको पता ही होगा कि यूपीआई कितना बड़ा सक्सेस हो चुका है, इट्स अ ह्यूज सक्सेस, ठीक है, लेकिन बैंक्स ने शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था हमारे देश में। तो आरबीआई ने थोड़ा सा फटकार लगाई कि भाई थोड़ा तो दरिया दिल बना करो। तो उसके सपोर्ट में कहा बैंक ने कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एयर इंडिया टू स्पेंड $400 million ऑन न्यू इंटीरियर्स फॉर वाइड बॉडी प्लेन्स, नॉट इम्पोर्टेंट। तो इस पेज में इतना कुछ खास मिला नहीं, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने एक्सप्लेन कर ली। तो इसी के साथ द हिंदू एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है न्यूज़ का। अब हम एडिटोरियल सेक्शन देखेंगे और इंडियन एक्सप्रेस के 3 E's जो हमने बात की वो भी डिस्कस करते हैं। ये इकोनॉमी सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस का। आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस 54,000, रुपी 82.42, ऑयल $75 पर बैरल। तो ये थोड़ा सा माइंड में रहे इसलिए बताता हूँ मैं। देखिए क्या है कि जो न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में है वो ऑब्वियसली मिसिंग है आज द हिंदू में, इसलिए ये सेक्शन में कवर करता हूँ। तो इन्होंने बताया कि चंद्रशेखर साहब जो मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया बिल आ रहा है, दिसंबर एंड तक आ जाएगा। उसमें आईटी एक्ट 2020 जो बैकबोन है हमारा डिजिटल इंडिया का, वो उस पर सब्स्यूम हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है, ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट ये न्यूज़ है कुछ कि अगर $40 ट्रिलियन इकोनॉमी की हमें यात्रा करनी है तो क्रेडिट जो है गवर्नमेंट को कंटिन्यूस बेसिस पे मिलना चाहिए। क्रेडिट यहाँ पर ये नहीं श्रेय, क्रेडिट मतलब पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, उधार मिलना चाहिए जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दे सके। और हमने एक डेटा और देखा था कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो ये जो हमारा ड्रीम है ये अधूरा रह जाएगा, ठीक। तो ये एक बार इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे अलाइनिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसीज, सच हैवी फ्रेजेस यू हैव टू यूज इन एग्जाम, ठीक है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर टू सपोर्ट द रियल इकोनॉमी, ठीक है, augmenting education, healthcare expenditure to build people capacity, expanding share of manufacturing by extending PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन लेबर इंटेंसिव एरियाज। ऐसे ऐसे हैवी वर्ड्स, वैसे सिंपल आंसर लिखना चाहिए नो डाउट, बट अगर आप ये सब फ्रेजेस लिख देते हैं तो आप कम शब्दों में अपने आंसर को समेट देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट। बाकी रटना नहीं है कि आप बिल्कुल रटे जा रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप कॉन्सेप्ट को समझो और अपने शब्दों में लिखें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट इफ यू कैन, यू शुड डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज वेयर यू कैन राइट इट डाउन। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज अगर न्यूज़पेपर में आप देखते हैं तो उसे जॉट डाउन कर लें और यूज़ करें अपने आंसर्स में। ये डेटा हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है 166 गीगावाट कैपेसिटी टिल अक्टूबर तक हो गई। आर के सिंह ने ये लोकसभा में बताया। अब आते हैं एक्सप्लेन सेक्शन में। हिमाचल फिस्कल चैलेंज इन कांग्रेस ओल्ड पेंशन प्रॉमिस। अब कांग्रेस तो आ गई हिमाचल प्रदेश में, पॉलिटिकल न्यूज़ है लेकिन इसका फाइनेंशियल कनेक्शन है ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ।
कांग्रेस तो आ गई, अब उसने प्रॉमिस किया था ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आने का। राजस्थान छत्तीसगढ़ ने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है। आम आदमी पार्टी इज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट इन पंजाब। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, ये तब तक सबको क्लियर हो ही गया होगा। नहीं हुआ है तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ कि 2004 से पहले के जो एम्प्लॉयज़ थे, मतलब जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट में 2004 से पहले हुआ है, उन्हें नॉर्मल पेंशन, पेंशन तो हम यही समझते हैं कि लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका आधा, ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके मिलता था। तो ये काफ़ी फायदेमंद सौदा होता था एम्प्लॉयज़ के लिए, एक मुश्त राशि मिलती रहती थी। अब 2004 के बाद जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है उनको एनपीएस सिस्टम में ले आया गया, न्यू पेंशन स्कीम में ले आया गया। न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा है कि आपको जो पैसा रिटायरमेंट में मिलेगा वो कुछ शर्तों पे मिलेगा कि आप उसका कुछ हिस्सा मार्केट पे इन्वेस्ट करें। तो मार्केट से जो रिटर्न मिलेगा वो मिला के आपको फिर पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ये अभी कोई इतनी कोई स्टडी ऐसी नहीं है, पर लोग कहते हैं कि इससे पैसा जो है कम मिलता था लोगों को, और यही एक रोष का कारण था, डिससेटिस्फैक्शन था, डिसकंटेंट था लोगों के बीच में। अब ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, इसको भुनाने की कोशिश की गई और उसी बेसिस पे अगर कांग्रेस जीत रही है तो मुझे नहीं पता, कुछ और भी मुद्दे होंगे, लेकिन अब प्रॉमिस किया है तो निभाना पड़ेगा। लेकिन फिजिकली ये इट्स नॉट प्रूडेंट। काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि भाई इट्स अ बैड इकोनॉमिक्स, ओपीएस इज अ बैड इकोनॉमिक्स, ये बताया इन्होंने कि क्यूमुलेटिव पेंशन बिल ऑफ स्टेट हैज जम्प टू 3,86,000 करोड़ इन 2021। ऑलरेडी इतना बर्डन है, ठीक है। अब उस पर ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ गया, तब क्या होगी। चलिए हिमाचल की बात करें कि 80%, ठीक है, हिमाचल में ये बिल है, पेंशन एज अ परसेंटेज ऑफ स्टेट्स टैक्स रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू है हिमाचल प्रदेश का, उसका 80% तो उनको पेंशन में ही लग जाता है। तो वो फिर कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, सब कुछ उधार में चलेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी एक्सटेंसिव कवर कर चुके हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम को, सारे फैक्ट्स डेटा एनालाइज कर लिया है, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव पर्टिकुलर हिमाचल के बारे में ये था, तो ये ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल पार्टी। आफ्टर विनिंग ऑलमोस्ट 13% ऑफ वोट इन गुजरात, आम आदमी पार्टी सेट टू बिकम अ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने वाली है आम आदमी पार्टी, जिसका सिंबल है ब्रूम, झाड़ू। अब ये एक्सप्लेन सेक्शन है, इसमें बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, इसलिए हम इस पेज को कवर करते हैं। तो 13% वोट शेयर मजाक नहीं है गुजरात जैसे स्टेट में। अब आम आदमी पार्टी ने अचीव किया है, ऑलरेडी उनकी सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, ठीक है। तो नेशनल पार्टी बनने के क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो एग्जैक्टली नहीं है। ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब रिकग्नाइज करता है, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंतर्गत ईसीआई को ये पावर है रिकग्नाइज डी रिकग्नाइज करना पॉलिटिकल पार्टीज को एज अ नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी सेपरेटली। तो ये स्टेट पार्टी तो ऑलरेडी है। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए, ठीक है, पार्टी कम से कम 6% वैलिड वोट एनी 4 और मोर स्टेट में लाए लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, ठीक है। हैज एटलीस्ट 4 मेंबर्स एमपीज इन लास्ट लोकसभा पोल्स। तो देखिए नेशनल पार्टी ही देखेंगे हम, अभी 8 है, लगभग 8 नेशनल पार्टीज हैं, उनके नाम भी देखेंगे, ठीक। बीजेपी, आईएनसी और तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, डीएमके, ठीक है। और एक वहाँ की पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की एनपीपी है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और पार्टी है
शायद CPI, यस CPI। तो उसके बाद अब आम आदमी पार्टी बनने वाली है नेशनल पार्टी, तो श्योर है तभी ये आर्टिकल आया हुआ है। तो उसमें कुछ शर्तें हैं कि पिछले जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसमें आप 6% वैलिड वोट लेकर आओ या फिर 4 सीट लेकर आओ, ठीक, किसी 4 या ज़्यादा स्टेट में। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा की सीट है जैसे 543, तो इसकी कुछ 11 सीट अगर आप लेकर आते हो लोकसभा में तब ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि किसी एक ही स्टेट से ले आए आप, 3 स्टेट से तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। लेकिन क्या इस क्राइटेरिया में आपको ये फिट बैठ रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, इन दोनों क्राइटेरिया में तो फिट नहीं बैठ रही। लेकिन एक और जो क्राइटेरिया है कि आप कम से कम 4 स्टेट में रिकग्नाइज्ड हो, ठीक, ये बहुत सिंपल सा क्लॉज है, इसी में आम आदमी पार्टी फिट बैठ रही है। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में तो इस तरह का परफॉर्मेंस अभी देखा नहीं है, तो इस क्राइटेरिया में आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने का दर्जा मिलने वाला है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंडिया सेंट्रल एशिया आउटरीच, IR है। IR हम इतना नहीं कवर करते डिटेल में, जब तक कि आप खुद नहीं कहेंगे डिटेल में जाने को, देयर इज़ नो सेंस, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ सेपरेट स्टडी और काफ़ी डिटेल में जाना पड़ता है। प्रीलिम में भी इतना वेटेज नहीं है, तो जब आप इंसिस्ट करेंगे मैं डेफिनेटली आपके लिए ये IR सेक्शन भी कवर करूँगा। चलिए अब एडिटोरियल की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल। ये भी पॉलिटिकल है, ये भी पॉलिटिकल है, ये भी पॉलिटिकल है, ठीक, ये भी पॉलिटिकल है। आज क्या बहुत ज़्यादा आर्टिकल पॉलिटिकल वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फर्स्ट एक्ट्स, नो, नॉट इम्पोर्टेंट। तो इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल में तो कुछ खास नहीं है। ये देखते हैं कुछ कोट इम्पोर्टेंट है क्या। आई हैड प्रोमिस्ड दैट फॉर भूपेन टू ब्रेक नरेंद्र रिकॉर्ड, नरेंद्र विल डू हिज बेस्ट। ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। द हिंदू में देख लेते हैं कुछ, नहीं, ये भी पॉलिटिकल, ये भी पॉलिटिकल। बैक टू पास्ट, फार राइट, ये जर्मनी का न्यूज़ मैंने कल बताया, जो कू अटेम्प्ट फॉइल किया गया, तो इसको भी कवर करने का कोई मतलब नहीं। हिमाचलियत, हिमाचल प्रदेश, ये भी पॉलिटिकल। तो आज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल नहीं थे, तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको पसंद आया कि नहीं, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक यहाँ तक पेशेंटली इस चीज़ को देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो ये डेली बेसिस पे है ये चैनल, आपको द हिंदू एनालिसिस अलॉन्ग विथ अदर क्वालिटी कंटेंट रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्टिकुलरली UPSC मेन फोकस है। उसके अलावा CAPF, NDA, एवरीथिंग। स्टेट PSC में हम केवल MPPSC कवर करते हैं। इफ़ यू आर really preparing hard for these exams, do subscribe and comment in regular basis. Thank you so much. Have a wonderful day.